नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 फुटबॉल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका चैप्टर नंबर 26 आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 26 को आज कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका है मध्यकालीन इतिहास का चैप्टर नंबर 26। भारत में जो है, भारत में सांस्कृतिक विकास 13वीं से 15वीं शताब्दी में कैसा क्या हुआ। तो भारत में सांस्कृतिक विकास चैप्टर नंबर 26 13वीं से 15वीं शताब्दी। तो भारत में सांस्कृतिक विकास 13वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का नाम है 26 और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इसको हम लोग जो है कम से कम 5 से 6 पार्ट में लगभग पढ़ेंगे। तो आपका पार्ट ए से लेके पार्ट एफ जी तक जाएगा, जितना जाए। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास में एक नए चरण के सूत्रपात का सूचक कहा जा सकता है। तो 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास में एक नए चरण के सूत्रपात का सूचक कहा जाता है। भारत आने वाले तुर्क विजेता अनपढ़ और बर्बर लोग नहीं थे। अपने मूल स्थान मध्य एशिया से 9वीं और 10वीं शताब्दी में पश्चिम एशिया आकर उन्होंने उसी प्रकार इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, जिस प्रकार उसके पूर्व वहां से भारत आने वाले नेताओं ने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, उन्होंने उस क्षेत्र की संस्कृति को भी शीघ्रता से ग्रहण कर लिया था। मोरक्को और स्पेन से लेकर ईरान और उसके आसपास तक फैली इस्लाम की अरबी फारसी संस्कृति उन दिनों अपने शिखर पर थी। तो उन्होंने उस क्षेत्र की सांस्कृतिक को भी और भी शीघ्रता से ग्रहण कर लिया था। मोरक्को और स्पेन से लेकर ईरान और उसके आसपास के तक फैली इस्लाम की अरबी फारसी संस्कृति उन दिनों अपने शिखर पर थी। इस क्षेत्र के लोगों ने विज्ञान, नवमार्ग दर्शन और साहित्य के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया था। इधर भारतीयों के अपने प्रबल धार्मिक विश्वास और कला, स्थापत्य एवं साहित्य के संबंध में अपने दृढ़ विचार थे। तो इस क्षेत्र के लोगों ने विज्ञान, नवमार्ग दर्शन और साहित्य के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया था। इधर भारतीयों के अपने प्रबल धार्मिक विश्वास और कला, स्थापत्य एवं साहित्य के संबंध में अपने दृढ़ विचार थे। जब इन दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया आरंभ हुई, तो अंत में वह एक नई और समृद्ध संस्कृति में विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपने पति द्वारा मदुरा विजय का अत्यंत सजीव वर्णन अपने ग्रंथ मदुरा विजय में किया है। तो कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपनी पति द्वारा मदुरा विजय का अत्यंत सजीव वर्णन अपने ग्रंथ मदुरा विजय में किया है। कुमार कंपन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध था। तो कुमार कंपन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध था, इसलिए उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो कुमार कंपन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध था, इसलिए उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। उसने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन किया। बुक्का प्रथम ने वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार साइनाचार्य को आश्रय दिया था। तो कुमार कंपन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध था, इसलिए उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। उसने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। बुक्का प्रथम ने वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार साइनाचार्य को आश्रय दिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्थापत्य के बारे में। प्रारंभ में सुल्तानों ने मंदिरों और दूसरी इमारतों को मस्जिदों में बदल दिया। इसके उदाहरण कुतुब मीनार के निकट कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का ताहा जिनका झोंका नामक इमारत है। कुब्बत उल इस्लाम मूलतः एक जैन मंदिर था, जिसके बाद में वैष्णव मंदिर के रूप में बदल दिया गया था। अल्हाज इनका झोंका एक संस्कृत पाठशाला थी, जिनमें हरि केली नाटक का वर्णन चित्र था, जिसकी रचना विग्रह देव चतुर्थ उर्फ तमिल देव द्वारा लिया गया था और यह भारवी के किराता अर्जुनियम पर आधारित था। तो कुब्बत उल इस्लाम मूलतः एक जैन मंदिर था, जिसके बाद में वैष्णव मंदिर के रूप में बदल दिया गया था। अल्हाज इनका झोंका एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसमें हरि केली नाटक का वर्णन चित्र था, जिसकी रचना विग्रह देव चतुर्थ उर्फ तमिल देव द्वारा लिया गया था। यह भारवी के किराता अर्जुनियम में आधारित था। दिल्ली की मस्जिद में जो एक नया निर्माण किया गया था, जिसमें मंदिर की गर्भगृह के सामने जिसमें जाहिरन तोड़ दिया गया था, नक्काशियों से भरपूर 3 मेहराबों की दीवार खड़ी कर दी गई थी। तो दिल्ली की मस्जिद में जो एक नया निर्माण किया गया था, जिसमें मंदिर के गर्भगृह के सामने जिसमें जाहिरन तोड़ दिया गया था, नक्काशियों से भरपूर 3 मेहराबों की दीवार खड़ी कर दी गई थी। ठीक है, मेहराबों की सजावट के लिए जिस शैली का प्रयोग किया गया वह अत्यधिक दिलचस्प है।
उनमें किसी भी मानव या पशु पक्षी की आकृति का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा करना इस्लाम के विरुद्ध होता था। और इस स्थान पर उनमें बेल बूटों और कुरान का आयतों के एक दूसरे से सकारात्मक ढंग से पूछे दिया गया। कुछ सिद्धहस्त वास्तुकार पश्चिमी एशिया से भारत है। तुर्कों ने अपनी इमारतों में मेहराबों और गुंबदों का अत्यधिक प्रयोग किया। मेहराबों और गुंबदों के प्रयोग के अनेक लाभ भी थे। गुंबद इमारत की ऊपरी छठा को दिखाता था। वास्तुकार जो अनुभव और आत्मविश्वास प्राप्त करते गए, गुंबद की ऊंचाई बढ़ती गई थी। तुर्क लोग अपनी इमारतों में उच्च कोटि के हल्के गारे का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार तुर्कों के आगमन के बाद उत्तर भारत में स्थापत्य के नए रूप और उच्च कोटि के गारे का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा। तो तुर्क लोग अपनी इमारतों में उच्च कोटि के हल्के गारे का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार तुर्कों के आगमन के बाद उत्तर भारत में स्थापत्य के नए रूपों और उच्च कोटि के गारे का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा। मेहराब और गुंबद, तो मेहराब और गुंबद की जानकारी भारतीयों को भी थी। परंतु वे उनका प्रयोग बड़े पैमाने पर नहीं करते थे। भारतीय सामान्यतः जिस युक्ति का प्रयोग करते थे वह यह थी कि वे एक पत्थर पर दूसरा पत्थर कुछ बाहर की ओर निकालकर इस तरह जुड़ जाते थे, मध्य का अंतराल कम होता चला जाता था। तो भारतीय सामान्यतः जिस युक्ति का प्रयोग करते थे वह यह थी कि वे एक पत्थर पर दूसरा पत्थर कुछ बाहर की ओर निकालकर इस तरह जोड़ते थे कि मध्य का अंतराल कम होता चला जाता था। अंत में जो कुछ अंतराल बच जाता था उस पर ढक्कन के तौर पर एक पत्थर डाल देते थे या पत्थर पट्टियों पर सहातीर डाल देते थे। ठीक है, तो भारतीय समानता जिस युक्ति का प्रयोग करते थे वह यह था कि वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर कुछ बाहर की ओर निकालकर इस तरह जोड़ते थे कि मध्य का अंतराल कम होता चला जाता था और अंत में जो कुछ अंतराल बच जाता था उस पर ढक्कन के तौर पर एक पत्थर डाल देते और पत्थर पट्टियों पर सहातीर डाल देते थे। ठीक है, तुर्क शासकों ने अपनी इमारतों में गुंबद और मेहराब पद्धति तथा लिंटन और सहातीर पद्धति दोनों का प्रयोग किया है। तो तुर्क शासकों ने अपनी इमारत पर गुंबद और मेहराब पद्धति तथा लिंटन और सहातीर पद्धति दोनों का प्रयोग किया। सजावट के मामलों में तुर्कों ने धार्मिक कारणों, इस्लाम में जीवों के चित्र बनाना वर्जित से मानव आकृतियों व पशु की आकृतियों का प्रयोग से परहेज किया, क्योंकि इस्लाम में जीवों के चित्रों का बनना वर्जित है। इसके स्थान पर वे ज्यामितिक और फूलों के चित्रों का प्रयोग करते थे तथा उन्हें कुरान की आयतें से बनाए गए चार खानों में कलात्मक रीति से मिला देते थे। इस प्रकार अरबी लिपि स्वयं में एक कलाकृति बन गई और इन सजावटी युक्तियों के संयोग को अर्धबसक कहा जाता था। तो इसके स्थान पर तो आपका जो है जीवों के चित्रों के स्थान पर वे ज्यामितिक और फूलों के चित्रों का प्रयोग करते थे और तथा उन्हें कुरान की आयतें से बनाए गए कारखानों में कलात्मक रीति से मिला देते थे। इस प्रकार अरबी लिपि स्वयं में एक कलाकृति बन गई और इन सजावटी युक्तियों के संयोग का अर्धबसक कहा जाता था। बलुई पत्थरों का इस्तेमाल कर तुर्कों ने अपनी इमारतों का अलग अलग रंगों की छटा भी प्रदान की। तो बलुई पत्थरों का इस्तेमाल कर तुर्कों ने अपनी इमारतों का अलग अलग रंगों की छटा भी प्रदान की। इन इमारतों में सजावट के लिए पीले बलुई पत्थरों या संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। तो इन इमारतों में सजावट के लिए पीले बलुई पत्थरों या संगमरमर का इस्तेमाल किया गया ताकि लाल बलुई पत्थरों का रंग निखर कर सामने आए। तुर्कों द्वारा 13वीं सदी में किया गया सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण निर्माण कुतुब मीनार थी। तो तुर्कों द्वारा 13वीं सदी में किया गया सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण निर्माण कुतुब मीनार थी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऊपर को उड़ती हुई और परिधि से कम होती गई इस मीनार को दिल्ली के लोकप्रिय संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया था और यह मीनार मूलतः 71.4 मीटर ऊंची थी। खिलजी काल में अनेक इमारतें बनवाई गई। अलाउद्दीन ने अनेक इमारतें अपनी राजधानी सीरी में बनवाई। तो खिलजी काल में अनेक इमारतें बनवाई गई। अलाउद्दीन ने अनेक इमारतें अपनी राजधानी सीरी में बनवाई, जिनमें अलाई दरवाजा, हजार सितून, हौज खास मुख्य थे। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार से दोगुनी ऊंची एक मीनार बनवाने की भी योजना बनाई, परंतु उसे पूरा करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। अलबत्ता कुतुब मीनार में उसने एक प्रवेश द्वार, अलाई दरवाजा अवश्य छोड़ दिया। तो अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार से दोगुनी ऊंची एक मीनार बनवाने को भी योजना बनाई, परंतु उसे पूरा करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। अलबत्ता कुतुब मीनार में उसने एक प्रवेश द्वार, अलाई दरवाजा अवश्य छोड़ दिया था। निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के अहाते में, तो निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के अहाते में जमात एक खाना मस्जिद का निर्माण किया गया और यह मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम स्थापत्य था। तो निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के अहाते में जमात एक खाना मस्जिद का निर्माण करवाया और यह मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम स्थापत्य था। अलाई दरवाजा के नाम से ज्ञात इस दरबार के मेहराब बहुत आकर्षक लगते हैं और इसमें एक गुंबद भी है जो वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित
पहला गुंबद है। तो अलाई दरवाजा के नाम से ज्ञात इस द्वार के मेहराब बहुत आकर्षक लगते हैं और इसमें एक गुंबद भी है जो वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित पहला गुंबद है। गयासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने तुगलकाबाद का विशाल किला बनवाया। तो गयासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने तुगलकाबाद का विशाल किला बनवाया जिसमें राजमहल और अन्य बहुत सी इमारतें शामिल थी। ठीक है, तो गयासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने तुगलकाबाद का विशाल किला बनवाया जिसमें राजमहल और अन्य बहुत सी इमारतें शामिल थी। गयासुद्दीन का मकबरा स्थापत्य में एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत का सूचक है। इमारत की ऊपरी छवि को निखारने के लिए उसे एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। तो गयासुद्दीन का मकबरा स्थापत्य में एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत का सूचक है। इमारत की ऊपरी छवि को निखारने के लिए उसे एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार है और इससे इमारत के मजबूत और ठोस होने का आभास होता है। तो तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार है और इससे इमारत के मजबूत और ठोस होने की आभास होता है। फिरोज शाह के स्थापत्य की एक अन्य विशेषता यह थी कि इसमें मेहराब और लिंटल शासित सिद्धांतों के संयुक्त प्रयोग का प्रयत्न किया गया है। तो फिरोज शाह के स्थापत्य की एक अन्य विशेषता यह थी कि इसमें मेहराब और लिंटल शासित सिद्धांतों के संयुक्त प्रयोग का प्रयत्न किया गया है। हौज खास एक आमोद प्रमोद का स्थल था। तो हौज खास एक आमोद प्रमोद का स्थल था। इसके चारों विशाल झील थी। एक मंजिल में मेहराबों का प्रयोग तो दूसरी में लिंटल शासित पद्धति का प्रयोग किया गया था। एक मंजिल में मेहराबों का प्रयोग तो दूसरी में लिंटल शासित पद्धति का प्रयोग किया गया है। फिरोज शाह के नए किले में भी यह बात देखने को मिलती है जो कोटला के नाम से प्रसिद्ध है। फिरोज तुगलक की सभी इमारतों में सजावट के लिए कमल का इस्तेमाल किया गया है। तो फिरोज तुगलक की सभी इमारतों में सजावट के लिए कमल का इस्तेमाल किया गया है। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा फिरोज तुगलक के काल की महत्वपूर्ण अष्टभुजाकार इमारत है और यह मकबरा यरूशलेम के डोम ऑफ द रॉक जैसा लगता है। ठीक है, तो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा फिरोज शाह तुगलक के काल की महत्वपूर्ण अष्टभुजाकार इमारत है और यह मकबरा यरूशलेम के डोम ऑफ द रॉक जैसा लगता है। ठीक है, मेहराबों का प्रचलन बलबन के मकबरे में पहली बार हुआ। तो मेहराबों का प्रचलन बलबन के मकबरे में पहली बार हुआ और शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर आधारित यह भारत का पहला मकबरा था। ठीक है, तो मेहराबों का प्रचलन बलबन के मकबरे में पहली बार हुआ और शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर आधारित यह भारत का पहला मकबरा है। ठीक है, इस काल के तक भारत में स्थापत्य की अपनी एक शैली विकसित हो चुकी थी जिसमें तुर्कों द्वारा अपने साथ लाई गई अनेक युक्तियों का देसी पद्धतियों के साथ सुंदर सहयोग किया गया था। तो इस काल तक भारत में स्थापत्य की अपनी एक शैली विकसित हो चुकी थी जिसमें तुर्कों द्वारा अपने साथ लाई गई अनेक युक्तियों को देसी पद्धतियों के साथ सुंदर सहयोग किया गया था। लोदियों की स्थापत्य परंपरा में पहरावों और लिंटल शासित दोनों का प्रयोग हुआ है। लोदियों ने एक और तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी इमारतें विशेषकर मकबरे ऊंचे चबूतरों पर खड़ी की जिससे वे देखने में विशाल लगती है तथा ऊपर से उनकी सुंदरता भी उभरती है। तो लोदियों की स्थापत्य परंपरा में मेहराबों और लिंटल शासित दोनों का प्रयोग हुआ है। लोदियों ने एक और तरीका अपनाया है। उन्होंने अपनी इमारतें विशेषकर मकबरे ऊंचे चबूतरों पर खड़ी की जिससे वे देखने में विशाल लगती है तथा ऊपर से उनकी सुंदरता भी उभरती है। कुछ मकबरे बगीचों के बीच बनवाए गए तो कुछ मकबरे बगीचों के बीच बनवाए गए। दिल्ली का लोधी उद्यान इसका प्रतिरूप है। कुछ मकबरे अष्टभुजाकार थे। इनमें से अनेक विशेषताओं के बाद में मुगलों ने भी अपनाया और इसकी चरम परिणति शाहजहां द्वारा बनवाए गए ताजमहल के रूप में हुई है। ठीक है, तो अब हम इसका आखिरी पार्ट में सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण काल जो थे। तो कुतुब मीनार का निर्माण किया था। तो कुतुब मीनार का निर्माता था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन झोपड़ा का कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा और हज शामसी व शामसी ईदगाह। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा हज शामसी व शामसी ईदगाह इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है, बलबन का मकबरा बलबन के द्वारा। सीरी का किला हौज अलाई जमात खाना मस्जिद हजार सितून अलाई दरवाजा। तो ये आपका है जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया एक ही द्वारा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो सीरी का किला हौज अलाई जमात खाना मस्जिद हजार सितून और अलाई दरवाजा ये आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, उखा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी द्वारा। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो है मोहम्मद तुगलक द्वारा बनाया गया है। तो तुगलकाबाद का किला जो है गयासुद्दीन तुगलक और उखा मस्जिद
मुबारक शाह खिलजी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो हमने पढ़ा आपका कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन का झोपड़ा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने, हौज शमसी व शमसी ईदगाह इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया है। बलबन का मकबरा बलबन के द्वारा बनाया गया है। सीरी का किला, हौज अलाई, जमात खाना मस्जिद और हजार सितून और अलाई दरवाजा, ये आपका बनाया गया है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, हौज अलाई अलाउद्दीन खिलजी, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी और अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया है। उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी, तुगलकाबाद का किला तो गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बना है मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इस प्रकार आपका जो चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे आपका सूफी सिलसिला। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।